हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो कि हमारी हरियाणा पुलिस की एक प्रीवियस ईयर वीडियो सीरीज़ चली हुई है जिसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब मानव शरीर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आ जाता है, सामान्य व्यक्ति का शरीर का तापमान क्या होता है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी पर्सन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस या सिंपल आ जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, अगर पेपर थोड़ा इजी लेवल का बनता है तो सिंपल यही पूछता है सेल्सियस में बता दो सामान्य वयस्क का बॉडी का टेम्परेचर, तो करोगे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में भी बता दो तो आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जब हम टेम्परेचर मापते हैं तो उसको मेज़र 3 वे में हम मापते हैं। आपका सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और आपका केल्विन हो गया। तो आपको तीनों में जो है याद रखना है। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट आ जाए तो 98.6 डिग्री सेल्सियस और केल्विन आ जाए तो 310 केल्विन। ये तीनों नंबर आपको जो है याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे। हमने बोला शरीर का तापमान, तो ये क्वेश्चन आता है बॉडी टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करेगा, तो आपका आ जाएगा हाइपोथैलेमस। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का हिस्सा आपका हाइपोथैलेमस, वह क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और हाइपोथैलेमस से एक और क्वेश्चन याद रखना, जितनी भी हमारी भूख प्यास मतलब फीलिंग ऑफ द हंगर थ्रस्ट, हमारे इमोशंस भावनाएं फीलिंग्स हो गई और ये आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया, सब को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, जैसे भूख प्यास, जितने भी हमारी फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, ठीक है ना। और आपका शरीर का तापमान या फिर बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, इन सब को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका आ जाएगा हाइपोथैलेमस। कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्लड किस तरह का ऊतक है या ब्लड किस तरह का टिश्यू है। देखो, टिश्यू का नाम आया है तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि टिश्यू का क्या मतलब है, तो याद रखेंगे टिश्यू मतलब कि ऊतक। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मतलब कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उसी को ही क्या बोला जाता है, आपका टिश्यू। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कोशिका का अध्ययन वो था साइटोलॉजी, इसी तरीके से टिश्यू का अध्ययन वो हो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी। टिश्यू का अध्ययन क्या हो जाता है, हिस्टोलॉजी, या हिंदी में बोलूँ तो ये होता है ओतिकी। क्या हो जाएगा, ओतिकी। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन था कि ब्लड किस तरह का ऊतक है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। तो ब्लड जो है आपका तरल संयोजी ऊतक, मतलब कि आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि तरल संयोजी ऊतक। ब्लड कैसा हो जाता है, तरल संयोजी ऊतक, मतलब यह जो है दो चीज़ों को जोड़ के या किसी भी चीज़ को जो है जोड़ के रखता है, तरल संयोजी ऊतक। इसके अलावा याद रखना, एक सामान्य वयस्क में कितना ब्लड हो जाता है, लगभग 4.5 से 5.5 लीटर तक जो है ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखोगे कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आ जाएगी 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। और एक और क्वेश्चन याद रखना, ये तो मैंने आपको बताई है, ब्लड रक्त की पीएच वैल्यू, एक जो हमारे टीयर्स होते हैं मतलब कि जो आंसू होते हैं उनकी भी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। तो इसको खून के आंसू या कुछ भी ट्रिक से आप इसको याद कर लेना, दोनों का ही पीएच वैल्यू होता है 7.4। अभी देखो टीयर्स की बात आई है तो ये क्वेश्चन याद रखोगे कि आंसू आने के लिए कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी आ जाएगी अर्शु ग्रंथि या फिर लैक्रिमल ग्लैंड।
लैक्रिमल ग्लैंड। यही लैक्रिमल ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैक्रिमल ग्रंथि आंसू आने के लिए या टीयर्स के लिए कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, इतना समझ आ जाएगा। बाकी ब्लड के बारे में हमने अलग से भी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी इस टॉपिक को जो है कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य वयस्क का दंत सूत्र या फिर डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डेंटल फॉर्मूला की बात आई है तो सबसे पहले मतलब हम टीथ की बात करेंगे, है ना। तो टीथ से आपको, दांतों से आपको ये याद रखना है, दो तरह के होते हैं। एक तो आपका जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं मतलब कि टेम्पररी टीथ। पहले तो कौन से हो जाएंगे हमारे? टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ मतलब कि अस्थाई दांत। और दूसरे हो जाते हैं हमारे परमानेंट टीथ। दूसरे कौन से हो जाएंगे? परमानेंट टीथ मतलब कि स्थायी दांत। अभी देखो, जो दांत बच्चों में प्रेजेंट होते हैं टेम्पररी, वो कितने हो जाते हैं? 20 हो जाएंगे। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। अभी मैं आपको बताती हूँ कि 20 कैसे और जो है 32 कैसे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डेंटल फॉर्मूला बताओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखोगे। देखो, दांत जो हैं आपके 4 तरह के होते हैं। 4 होते हैं। सबसे आगे वाले जो हमारे स्माइलिंग टीथ होते हैं वो हमारे कौन से हो जाते हैं? इंसीजर, है ना, मतलब कि आपके कृंतक। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इंसीजर मतलब कि आपके कृंतक। इसके बाद आपके कैनाइन मतलब कि रधनक, कैनाइन रधनक। इसके बाद आपके प्रीमोलर, प्रीमोलर कौन से हो जाएंगे? आपके अर्धच्वर्णक, अर्धच्वर्णक। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मोलर मतलब कि आपके च्वर्णक। तो ये 4 कैटेगरी हैं, आपने ये जो है याद रखनी है। अब आपको मेन डेंटल फॉर्मूला से ये सीखना है, जैसे मान लो ह्यूमन है, वयस्क है, मतलब जिनमें परमानेंट टीथ है, 32 दांत हैं, उसमें कितने तो प्रीमोलर हैं, कितने कैनाइन है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करती हूँ टेम्पररी टीथ, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है 2102, मतलब 2102। कैसे याद करोगे इसको? 2102 ऐसे याद करना है इसको, 2102। और जो ये परमानेंट टीथ है इनके लिए फॉर्मूला याद कर लेना 2123। क्या याद करोगे? 2123। देखो, अब इससे हम जो है बनाएंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात करनी है? इंसीजर मतलब कृंतक कितने हैं? रधनक, अर्धच्वर्णक और च्वर्णक। तो यहाँ पे इनके नाम का पहला पहला अक्षर लिख लेते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और अगला कौन सा आ जाता है आपका? मोलर। इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे छोटी सी यहाँ पर। अभी देखो, हमने बोला कि छोटे बच्चों में या जिनमें जो होते हैं टेम्पररी टीथ होते हैं, या बोल दूँ मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत अगर बोल दूँ, मिल्क टीथ जो होते हैं अब वो कितने कितने प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ से हम सीखेंगे। जैसे हमने बोला 2102 है, इसको एज इट इज़ इसमें भर दो 2102, ये हो गया। इसी तरीके से जब हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं, स्थायी दांत की बात करोगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर मतलब कि 2123 ये हमने बनाया। अब यहाँ से आपको ये फॉर्मूला बनाना है। देखो, हमने बोला 2102, तो 2102 बटे 2102 गुना में आ गया आपका 2। ऊपर नीचे वाले दांत और 2 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो पहले इनको काउंट करो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 हो गए ऊपर, और इन्हीं को फिर नीचे 2 और 1 3, 3 और 2 5, मतलब 5 और 5 10, कट मत कर देना। 5 और 5 10 हो गए, 10 गुना में 2 कितने आ गए आपके? 20। कितने हो गए हमारे? 20। तो यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? मेरे को बताओ, इंसीजर कितने हुए? तो यहाँ से काउंट करो, 2 और 2 4, 4 दूने कितना हो गया? 8। तो इंसीजर हो गए आपके 8, इंसीजर हो गए 8, यानी कि कृंतक हो गए 8। तो बच्चों में कृंतक कितने होते हैं? तो आंसर करोगे 8। इसके बाद आया कैनाइन, रधनक, तो गिनोगे 1 और 1 2, इनको ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 2, 2 दूने कितना हो गया? 4, तो कैनाइन हो गए 4।
प्री मोलर तो है ही नहीं, तो वो तो हो गए 0। इसके बाद मोलर, जो यहाँ सबसे पीछे दांत होंगे मोलर, तो 2 और 2 4, 4 दूने 8, ये बन गया 8। अब इनको गिन लो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, तो मतलब हमारा यह जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों में आपका, ये अर्धच्वर्णक कितने हैं, तो आप आंसर कर दोगे 0। अगर पूछ ले च्वर्णक कितने हैं, तो आप आंसर कर दोगे 8। इसी तरीके से अगर मैं व्यस्क में बात करूं, जो हमें जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं 32 के 32, तो कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं। सेम फॉर्मूला बनाओगे, 21 23 बटे 21 23 गुना में हो जाएगा 2। गिन लो इसको, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 ऊपर 8 ही नीचे, 8 और 8 16, 16 दूने कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब इसमें भी गिनते हैं, इंसीजर कितने हो गए, देखो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, तो इंसीजर कितने हो गए यहाँ से 8। नेक्स्ट गिनोगे 1 और 1 2, 2 दूनी 4, तो कैनाइन कितने हो गए आपके 4। प्री मोलर कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 दूने 8, तो यहाँ पे आ गया 8। मोलर कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 दूनी 12। अब इनको गिन लो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। आपको ये चीज़ यहाँ से सीखनी है। अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो व्यस्क है, मतलब जो परमानेंट टीथ हैं, वो मोलर कितने होते हैं, मतलब कि आपका च्वर्णक कितने हैं, तो आप क्या आंसर कर दोगे 12। अब वो 12 आया कैसे, तो ये आपको दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। बच्चों के केस में मतलब कि जिनमें दूध के दांत हैं उनके लिए अलग याद रखोगे, जो परमानेंट टीथ हैं वो अलग याद रखोगे, ठीक है। बाकी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो जो हमारे दांतों के ऊपर वाइट कलर की लेयर होती है, जो इनेमल होता है, वो क्या है, सबसे कठोर भाग हो जाएगा, इनेमल। और याद रखना, इसी इनेमल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, डेंड्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, डेंड्रिल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। जब भी जैसे ठंडा गर्म, मतलब कि नसें उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, नसें, जो भी ठंडा गर्म इन सब का हमें क्या कराती हैं, फील कराती हैं, मतलब डायरेक्टली आपके ब्रेन तक जो है अटैच होती हैं। जिनमें क्या होता है, ब्लड वेजल्स होती हैं। क्या होती हैं, उनमें ब्लड वेजल्स होती हैं। तो ये हो जाती है हमारी नसें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर डेंटल फॉर्मूला, इसको अच्छे से जो है याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लिटिल ब्रेन या फिर छोटा मस्तिष्क कहलाता है, तो याद रखना, जो आपके मस्तिष्क का सेरिबेलम होता है वो क्या कहलाता है, छोटा मस्तिष्क कहलाता है। क्या होता है, सेरिबेलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बना था। जो सेरिबेलम है उसका मेन काम होता है हमारी बॉडी का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, मान लो कोई ड्रिंक कर लेते हैं ना, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, उसका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो याद रखना जो ये सेरिबेलम है यही क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि हमारे सीधे खड़े होने में, हमारे चलने में, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में कौन मदद करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेरिबेलम, और इसी को ही कहा जाता है छोटा दिमाग या फिर आपका लिटिल ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिराएं मतलब जो वेन्स हैं वो नीली क्यों दिखाई देती हैं। वेन्स होती है जो ये वाली नीले रंग की, हरे रंग की जो पतली पतली सी नसें होती हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, वेन्स या फिर शिराएं कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना, शिराएं ये जो यहाँ पर होती हैं यह नीले रंग की या हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त जो है इसमें फ्लो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सहित जो भी इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वह इसमें क्या करता है, फ्लो करता है। एक तो आपको ये आंसर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने बोला हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है, ऐसा तो नहीं है कि ब्लड ऐसे ही खुला घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो ब्लड है वो हमारे शरीर में किस में फ्लो करता है, ब्लड वेजल्स में जो है वो फ्लो करता है। मतलब जो ये
रक्त ये कणिकाएं वगैरह होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, नसें होती हैं, इनमें जो है ब्लड फ्लो करता है। अब जिन भी इंसानों में या जिन भी जीवों में, ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड है वो नसों में फ्लो करता है, उनके ब्लड को क्या कहा जाता है आपका, या उनके हार्ट को क्या कहा जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो जो इंसान है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनमें किस तरीके का परिसंचरण तंत्र होता है, किस तरीके का सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जिन भी जीवों में जो ब्लड है वो नसों के माध्यम से चलता है, उनमें क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया किसने था? तो ये क्वेश्चन याद रखना, किसने बताया था? तो विलियम हार्वे। किसने बताया था? विलियम हार्वे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब हमने ये तो कह दिया कि जो ब्लड है वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, नसों वगैरह में घूमता है। अब ब्लड को घुमाने के लिए या मतलब कि ब्लड के फ्लो के लिए दो आपका रिस्पॉन्सिबल है। एक तो आपकी आती है आर्टरीज, आर्टरीज मतलब कि आपका धमनी, और दूसरी हो जाती है वेन्स मतलब कि शिराएं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है, तो एज इट इज़ इसको याद रखेंगे। जैसे देखो आर्टरीज है, धमनी है, इसका मेन काम होता है कि प्योर ब्लड को यानी कि शुद्ध रक्त को आपके हृदय से ऑल बॉडी पार्ट तक पहुंचा दो, ठीक है ना। जो भी आपका प्योर ब्लड है या फिर जो भी शुद्ध रक्त है उसको हृदय से, हार्ट से, जितने भी बॉडी पार्ट हैं वहाँ तक जो है पहुँचा दो। तो वो काम किसका होता है? आर्टरीज का, धमनी का, ठीक है। और जब ब्लड जो है वो बॉडी में पहुँच जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी मिल जाती है, तो ब्लड कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो उस अशुद्ध रक्त को हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक, हृदय तक लेके आने का काम किसका है? तो इन्हीं वेन्स का, शिराओं का काम होता है, जो अशुद्ध रक्त को यानी कि आपका इम्प्योर ब्लड को आपके सभी बॉडी पार्ट से, शरीर के भाग से कहाँ ले आती है? हार्ट तक यानी कि हृदय तक ले आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि प्योर ब्लड को लेके जाने का काम किसका है? आर्टरीज का, और आपका इम्प्योर ब्लड को लेकर आने का काम किसका है? वेन्स का। मतलब जहाँ भी आपको आर्टरीज वर्ड दिखे वहाँ पे आप कर देना प्योर ब्लड, और जहाँ भी वेन्स दिखे वहाँ पर आप कर दोगे आपका इम्प्योर, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रखोगे आपका आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ से सीखते हैं, जो ये आर्टरीज होती हैं ये बॉडी में काफ़ी डीप इनसाइड होती हैं, और ये जो वेन्स होती है ये यहीं पर जो है पतली पतली सी जो नसें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हृदय का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ हार्ट वो क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन आपका कहलाएगा कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। हृदय या उससे संबंधित जितना भी बीमारियां हैं या जो भी अध्ययन है वो सब हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो कार्डियोलॉजी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।